कभी कभी अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि हम समझ तक नहीं पाते हैं कि यह सब कैसे और क्यों हुआ है। सच यह है कि यह वक्त की ताकत होती है जो इंसान के कर्म के हिसाब से अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। भरत दिवाकर ने नमिता दिवाकर को ठिकाने लगाने की जो योजना बनाई थी, उसने बनाते हुए सोचा भी नहीं होगा कि इसका उल्टा भी हो सकता है। आखिर यह सब कैसे हो गया, आइए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 15 जनवरी 2020 उत्तर प्रदेश का जिला चित्रकूट, थाना भरतकूप के थाना प्रभारी संजय उपाध्याय अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी भरतकूप के ही रहने वाले यशवंत सिंह उनके पास आए। यशवंत सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर थे। यशवंत सिंह ने थाना प्रभारी को अपना परिचय दिया तो उन्होंने उनको सम्मान से कुर्सी पर बैठाया। इसके बाद उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा तो यशवंत सिंह ने कहा, सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। थाना प्रभारी ने पूछा, बताएं, क्या बात है? कल से मेरी बेटी नमिता का कहीं पता नहीं चल रहा है। मुझे आशंका है कि उसके पति पूर्व ब्लॉक प्रमुख भरत दिवाकर ने उसकी हत्या करके लाश कहीं गायब कर दी है। क्या यह सुनते ही एसओ संजय उपाध्याय चौंके, आपकी बेटी की हत्या करके लाश गायब कर दिया? यशवंत सिंह ने बताया, हाँ सर, भरत भी कल से ही लापता है। उसका भी कहीं पता नहीं है। थाना प्रभारी ने कहा, ठीक है, आप एक तहरीर लिखकर दे दें। मैं मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करता हूं। इस बारे में जैसे ही मुझे कोई सूचना मिलती है, आपको इत्तला कर दूंगा। यशवंत सिंह ने अपने 35 वर्षीय दामाद भरत दिवाकर को नामजद करते हुए लिखित तहरीर दे दिया। उस तहरीर के आधार पर पुलिस ने नमिता की गुमशुदगी दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मामला सही पाया गया। पड़ताल के दौरान एसओ उपाध्याय को पता चला कि 14 जनवरी 2020 की रात करीब 10 बजे भरत दिवाकर को पत्नी नमिता के साथ गाड़ी में एक मिठाई की दुकान पर देखा गया था। उसके बाद से ही दोनों लापता थे। मामला गंभीर था। एसओ संजय उपाध्याय ने इसे बहुत संजीदगी से लिया। उन्होंने इसकी सूचना एसपी अंकित मित्तल, एसपी बलवंत चौधरी और सीओ सिटी रजनीश यादव को दे दिया। मामला समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख व उसकी पत्नी के रहस्यमय ढंग से लापता होने से जुड़ा था। वैसे भी भरत दिवाकर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। वह खुद तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख था ही, उसकी दादी दशोदिया देवी भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख थीं। दशोदिया देवी शहर की जानी मानी हस्ती थीं। इस परिवार का रुतबा था, शान थी। ऐसे में पुलिस का परेशान होना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी। भरत दिवाकर और उसकी पत्नी नमिता का पता लगाना जरूरी था। उसी दिन सुबह 11 बजे के करीब भरत दिवाकर की बहन सुमन के मोबाइल पर एक कॉल आई थी। कॉल भरत दिवाकर के ड्राइवर राम सेवक निषाद ने की थी। उसने सुमन को बताया कि भरत भैया रात करीब 2-3 बजे बरुआ सागर बांध पर आए थे। उनकी गाड़ी में बोरे में कोई वजनी चीज थी। उनके साथ मैं भी था। हम दोनों बोरे में भरी चीज को लेकर बांध के किनारे पहुंचे। वहां पहले से एक नाव खड़ी थी। हम दोनों बोरे को लेकर नाव पर सवार हुए और आगे बढ़ गए। बोरा बांध में पलटते वक्त अचानक नाव पानी में पलट गई। अपनी जान बचाकर मैं तो किसी तरह तैरकर पानी से बाहर निकल आया, लेकिन भैया पानी में डूब गए। राम सेवक निषाद की बात सुनकर सुमन हैरान रह गई। उसने यह बात अपनी माँ चुनबुद्दी देवी से बताई तो माँ के भी होश फाख्ता हो गए। बीती रात से माँ बेटी भरत के घर लौटने का इंतजार कर रही थीं। लेकिन वह घर नहीं लौटा। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। भरत दिन में भले ही कहीं भी रहता हो, शाम होते ही घर लौट आता था। जब वह रात भर घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों को चिंता हुई।
वे लोग उसकी तलाश में जुट गए। उसके सारे यार दोस्तों से फोन करके पूछ लिया गया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। जब सुबह 11 बजे राम सेवक ने फोन से सुमन को सूचना दिया, तो घर वाले समझे कि भरत के साथ अनहोनी हो चुकी है। फिर क्या था, घर में कोहराम मच गया, रोना पीटना शुरू हो गया। ऐसे में सुमन ने थोड़े संयम से काम लिया। उसने भाई के साथ हुई अनहोनी की जानकारी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनूप कुमार को देकर मदद की गुहार लगाई, क्योंकि उस समय सुमन को यही ठीक लगा। भरत के बांध में डूबने की जानकारी होते ही वह भी सकते में आ गया। जिस बरुआ सागर बांध में घटना घटी थी, वह भरतकूप थाना क्षेत्र में पड़ता था। अनूप ने इसकी जानकारी भरतकूप थाने के एसओ संजय उपाध्याय को दे दिया। एसओ संजय उपाध्याय ने शिवराम चौकी प्रभारी अजीत सिंह को सूचित किया और मौके पर पहुंचने के आदेश दिए। अजीत सिंह के मौके पर पहुंचने के कुछ देर बाद एसओ संजय सिंह पुलिस टीम के साथ बरुआ सागर बांध पहुंच गए। बांध के किनारे भरत दिवाकर की सफेद रंग की कार यूपी 26D3893 लावारिस खड़ी मिली। कार की तलाशी ली गई तो उसमें एक पैर की लेडीज चप्पल मिली। सुमन ने चप्पल पहचान लिया। वह चप्पल उसकी भाभी की थी। पुलिस ने बरामद चप्पल साक्ष्य के तौर पर अपने कब्जे में ले लिया। नमिता दिवाकर और भरत दिवाकर के गायब होने की खबर जिले भर में फैल गई। धीरे धीरे बांध पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। थोड़ी देर में एसपी बलवंत चौधरी, सीओ रजनीश यादव, कोतवाल अनिल सिंह, सपा के जिलाध्यक्ष अनूप कुमार और भरत दिवाकर के घर वाले भी पहुंच गए। एसपी बलवंत चौधरी ने एक नाव की व्यवस्था कराई। नाव के साथ ही एक गोताखोर और एक बड़े जाल का इंतजाम भी करवाया गया। पूरा इंतजाम हो जाने के बाद उन्होंने भरत का पता लगाने के लिए नाव में सवार होकर बांध में उतरने का फैसला किया। पुलिस गोताखोर के साथ पूरा दिन बांध की खाक छानती रही, लेकिन ना तो भरत का कोई पता चला और ना ही नमिता का कुछ पता चला। उधर पुलिस ने भरत दिवाकर के ड्राइवर राम सेवक निषाद को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी रखी थी। लगातार चली कड़ी पूछताछ के बाद राम सेवक पुलिस के सामने टूट गया। उसने जुर्म कबूलते हुए पुलिस को बताया कि भरत ने अपनी पत्नी नमिता की हत्या कर दी थी। वे दोनों उसकी लाश को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने के लिए बरुआ बांध लाए थे। लाश ठिकाने लगाने में मैंने उनका साथ दिया। गाड़ी में से लाश निकालकर हमने एक बोरे में भर दिया। फिर हमने दूसरे बोरे में करीब 1 क्विंटल का पत्थर भरकर नमिता की कमर में बांध दिए, ताकि लाश पानी के ऊपर ना आ सके और उसकी मौत का राज सदा के लिए इसी बांध में दफन होकर रह जाए। राम सेवक के बयान से साफ हो गया था कि भरत दिवाकर ने ही अपनी पत्नी नमिता की हत्या की थी और लाश ठिकाने लगाने के चक्कर में वह पानी में गिरकर डूब गया था। खैर, उस दिन पुलिस की मेहनत का कोई खास परिणाम नहीं निकला। शवों की बरामदगी के लिए एसपी अंकित मित्तल ने इलाहाबाद के स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड एसडीआरएफ से संपर्क कर मदद मांगी। अगली सुबह यानी 16 जनवरी 2020 की सुबह 11 बजे एसडीआरएफ की टीम चित्रकूट पहुंची और अपने काम में जुट गई। बांध काफी बड़ा और गहरा था। टीम को सर्च करते हुए सुबह से शाम हो गई। इस बीच नमिता की लाश तो मिल गई, लेकिन भरत दिवाकर का कहीं पता नहीं चला। बांध से नमिता की लाश मिलने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि भरत की लाश भी इसी बांध में कहीं फंसी पड़ी होगी। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके नमिता की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। अगले दिन पुलिस को नमिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। रिपोर्ट में उसका गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई, यानी भरत दिवाकर ने नमिता की गला दबाकर हत्या की थी। अब सवाल यह था कि उसने उसकी हत्या क्यों किया। इसका जवाब भरत से ही मिल सकता था, जबकि वह अभी भी लापता था। सच्चाई का पता लगाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। आखिरकार 9वें दिन यानी 22 जनवरी को उस समय भरत दिवाकर का चैप्टर बंद हो गया, जब उसकी लाश बांध के अंदर पानी में उतराती हुई मिली। इससे लोगों के बीच चल रही तरह तरह की अटकलों पर हमेशा के लिए विराम लग गया। नमिता हत्याकांड राज बनकर रह गया था। इस राज से पर्दा उठाना पुलिस के लिए लाजिमी हो गया था। उधर पुलिस ने नमिता की लाश मिलने के बाद
पति भरत दिवाकर और ड्राइवर राम सेवक निषाद के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर राम सेवक को गिरफ्तार कर लिया था। उसने भरत दिवाकर के साथ नमिता की लाश ठिकाने लगाने में उसका साथ दिया था। राम सेवक और घर वालों से हुई पूछताछ के बाद नमिता हत्याकांड की कहानी कुछ ऐसे सामने आई। उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व एसआई यशवंत सिंह भरतकूप इलाके में परिवार के साथ रहते हैं। पत्नी विमला देवी और 5 बच्चों के साथ वह खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके बच्चों में 4 बेटियां और 1 बेटा था। बेटियों में नमिता उर्फ मीनू तीसरे नंबर की थी। बेटा सबसे बड़ा था। यशवंत सिंह ने उसकी गृहस्थी बसा दी थी। चारों नंदों में से अर्चना की नमिता से ही अच्छी पटती थी। अर्चना नमिता की भाभी ही नहीं, अच्छी सहेली भी थी। वह अपने दिल की हर बात, हर राज भाभी से शेयर करती थी। भरत दिवाकर से प्रेम वाली बात जब नमिता ने अर्चना से बताई तो वह चौंके बिना नहीं रह सकी। ननद नमिता को उसने बड़े प्यार से समझाया कि अपनी और घर की मान मर्यादा का ख्याल जरूर रखे। कहीं कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे जग हंसाई हो जाए। भाभी को उसने विश्वास दिलाया कि वह कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे माँ बाप का सिर समाज में झुके। उसके बाद उसने भाभी से अपने प्यार की कहानी सिलसिलेवार बता दी थी। बात नमिता के कॉलेज के दिनों की है। उन्हीं दिनों कॉलेज में भरत दिवाकर भी पढ़ता था। कॉलेज में नमिता की खूबसूरती के खूब चर्चे थे। नमिता के दीवानों में भरत दिवाकर भी था, जो उसकी खूबसूरती पर फिदा था। कॉलेज में आने के बाद भरत पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय नमिता के पीछे चक्कर काटता रहता था। आखिरकार नमिता कुंवारे दिल को कब तक अपने दुपट्टे के पीछे छिपाए रखती। अंततः उसके दिल के दरवाजे पर भरत दिवाकर के प्यार का ताला लग ही गया। खूबसूरत नमिता ने भरत की आंखों के रास्ते उसके दिल की गहराई में मुकाम बना लिया था। दिन के उजाले में भरत की आंखों के सामने मानो हर घड़ी नमिता की मोहिनी सूरत थिरकती रहती थी। नमिता के दिल में भी ऐसी ही हलचल मची थी, जैसे किसी शांत सरोवर में किसी ने कंकड़ फेंककर लहरें पैदा कर दिया है। भरत दिवाकर और नमिता के दिलों में मोहब्बत की मीठी मीठी लहरें उठने लगीं। दोनों एक दूसरे की सांसों में समा चुके थे। चाहत दोनों ओर थी, सो धीरे धीरे बातें शुरू हुईं और फिर दोनों मिलने भी लगे। इससे चाहत भी बढ़ती गई और नज़दीकियां भी बढ़ गई। प्यार की इस बुनियाद को पक्का करने के लिए दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। प्यार की राह में नमिता ने कदम आगे बढ़ा तो लिया था, लेकिन उसके अंजाम को सोचकर वह सिहर उठी थी। वह जानती थी कि उसके प्यार पर उसके पिता स्वीकृति की मोहर नहीं लगाएंगे। अपने प्यार को पाने के लिए उसे घर वालों से बगावत करनी होगी। इसके लिए वह मानसिक रूप से तैयार थी। आखिरकार सन 2014 में नमिता ने घर परिवार से बगावत करके प्यार की राह थाम लिया और भरत दिवाकर की दुल्हन बन गई। भरत और नमिता ने कोर्ट मैरिज कर लिया। अनमने ढंग से ही सही भरत के घर वालों ने नमिता को स्वीकार कर लिया था। बेटी द्वारा उठाए कदम से यशवंत सिंह की बरसों की कमाई सामाजिक मान मर्यादा धूमिल हो गई थी। पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना खून अपनों को ही कलंकित कर देगा। जिस दिन बेटी ने अपनी मर्जी से पिता की दहलीज लांघी थी, उसी दिन से उन्होंने सीने पर पत्थर रखकर नमिता से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया था। परिवार से उन्होंने कह दिया था कि आज के बाद नमिता हमारे लिए मर चुकी है। गलती से जिसने भी उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश किया, वह भी मरे के समान होगा। यशवंत सिंह के फैसले से सब डर गए और अपने अपने दिलों से नमिता की यादों को सदा के लिए निकाल फेंका। उस दिन के बाद यशवंत सिंह के घर में नमिता नाम का चैप्टर बंद हो गया। भरत दिवाकर नमिता को पाकर बेहद खुश था। नमिता भी खुश थी। दिवाकर की रगों में दशोदिया देवी के खानदान का खून दौड़ रहा था, जहां से राजनीति की धारा फूटती थी। लोग दशोदिया देवी की कूटनीति का लोहा मानते थे, तो पौत्र कहाँ पीछे रहने वाला था। उसे जो पसंद आ जाता था, उसे हासिल करके ही दम लेता था। इसी के चलते वह अपनी पसंद की दुल्हन घर लाया था। भरत ने दादी से राजनीति का कखरा सीख लिया था।
राजनीति के अखाड़े में मझा पहलवान बनकर उतरे भरत ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। वह जानता था कि राजनीति अवाम पर हुकूमत करने के लिए एक सुरक्षा कवच है और बहुत बड़ी ताकत भी है। वह इस ताकत को हासिल करके ही रहेगा। अपनी मेहनत और संपर्कों के बल पर उसने पार्टी और करवी ब्लॉक में अच्छी छवि बना ली थी। इसका परिणाम भरत के हक में बेहतर साबित हुआ। भरत दिवाकर करवी ब्लॉक का प्रमुख चुन लिया गया। ब्लॉक प्रमुख चुने जाने के बाद यानी सत्ता का स्वाद चखते ही उसके पांव जमीन पर नहीं रहे। सत्ता के गुरूर में भरत अंधा हो चुका था। इतना अंधा कि वह यह भी भूल गया था कि उसकी एक पत्नी भी है जिसने अपने परिवार से बगावत करके उसका दामन थामा था। पत्नी के प्रति फर्ज को भी वह भूल गया था। कल तक भरत जिस नमिता के पीछे भागते भागते थकता नहीं था, अब उसे देखने के लिए उसके पास वक्त नहीं होता था। यह बात नमिता को काफी खलती थी। इसकी एक खास वजह यह थी कि ना तो उसे परिवार का प्यार मिल रहा था और ना ही किसी का सहयोग मिल रहा था। घर भौतिक सुख सुविधाओं से भरा था। भरत के माँ बाप ने नमिता को भले ही अपना लिया था, लेकिन उसे बहू का दर्जा नहीं दिया गया था। कोई उससे बात तक करना पसंद नहीं करता था। ऐसे में पति का ही एक सहारा था, लेकिन वह भी सत्ता की चकाचौंध में खो गया था। अब नमिता को अपनी भूल का एहसास हो रहा था। माँ बाप की बात ना मानकर उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब वह वापस घर भी नहीं लौट सकती थी। पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़कर सदा के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। नमिता को भविष्य की चिंता सताने लगी थी। चिंता करना इसलिए जायज था क्योंकि वह भरत के बच्चे की मां बन चुकी थी। समय के साथ उसने एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम तान्या रखा गया था। बेटी के भविष्य को लेकर नमिता चिंता में डूबी रहती थी। ससुराल की रुसवाइयां और पति की दूरियां नमिता के लिए शूल बन गई थीं। भरत कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता था और जब लौटता था तो शराब के नशे में धुत होता था। पति का घर से बाहर रहना फिर भी नमिता ने सहन कर लिया था, लेकिन शराब पीकर घर आना उसे कतई बर्दाश्त नहीं था। एक रात वह पति के सामने तनकर खड़ी हो गई। मैं नहीं जानती थी कि आप ऐसे निकलेंगे। आपने मेरी जिंदगी नर्क से बदतर बना दिया और खुद शराब की बोतलों में उतर गए। मैं सिर्फ इस्तेमाल वाली चीज बनकर रह गई हूँ, जिसे इस्तेमाल करके कपड़े के गट्ठर की तरह कोने में फेंक दिया गया है। आपने कभी सोचा कि मैं आपके बिना कैसे जीती हूँ? दोनों हथेलियों से आंसू पोंछते हुए वह आगे बोली, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसके लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर रही हूँ वह शराबी निकलेगा, सितमगर निकलेगा। अरे मेरा ना सही, कम से कम बेटी के बारे में तो सोचते जो इस दुनिया में अभी अभी आई है। कैसे जालिम पिता हो आप, ढंग से गोद में उठाकर प्यार भी नहीं कर सकते। नशे में धुत भरत चुपचाप खड़ा पत्नी की डांट सुनता रहा। उससे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। शरीर हवा में झूमता रहा। फिर वह बिस्तर पर जा गिरा और पल भर में खर्राटे भरने लगा। नमिता से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी नाक पल्लू से ढक लिया। फिर उसे घूरती हुई बोली, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो इनसे शादी कर लिया। उधर मायका छूट गया और इधर कितनी बदनसीब हूँ मैं जो किसी के कंधे पर सिर रखकर आंसू भी नहीं बहा सकती हूँ। उस दिन के बाद पति और पत्नी के बीच तल्खी बढ़ गई। छोटी मोटी बातों को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगे। पति पत्नी के साथ हाथापाई की नौबत आने लगी। अब तो जब भी भरत शराब के नशे में घर लौटता अकारण ही पत्नी के साथ मारपीट करता था। दोनों के रोज रोज की किचकिच से घर युद्ध का मैदान बन गया था। बेटे और बहू के झगड़ों से तंग आकर माँ बाप ने उन्हें घर छोड़ कहीं और चले जाने को कह दिया। माँ बाप का तल्ख आदेश सुनकर भरत गुस्से में तिलमिला उठा। उसने सारा दोष पत्नी के मत्थे मढ़ दिया कि उसी की वजह से घर में अशांति फैली है। गलत वह खुद था ना कि नमिता, लेकिन पुरुष होने के नाते उसकी नज़र में गलत नमिता थी, सो वह नमिता को ही मिटाने की सोचने लगा। नमिता से छुटकारा पाने के लिए भरत ने मन ही मन एक खतरनाक योजना बना लिया।
योजना को अंजाम देने के लिए उसने मोहल्ले में ही थोड़ी दूरी पर किराए का एक कमरा ले लिया और पत्नी और बेटी को लेकर वहां शिफ्ट कर गया। अपनी खतरनाक योजना में उसने अपने ड्राइवर और ठेका पट्टी की देखभाल करने वाले राम सेवक निषाद को मिला लिया। दरअसल भरत का 5 साल का ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल पूरा हो चुका था। ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी जा चुकी थी। उसके बाद उसे भरतकूप थाना क्षेत्र स्थित बरुआ सागर बांध का ठेका पट्टा मिल गया था। उसने वहां बड़े पैमाने पर मछलियां पाल रखी थीं। मछलियों के व्यापार से उसे काफी अच्छी आय हो जाती थी। इसकी देखरेख उसने अपने विश्वास पात्र ड्राइवर राम सेवक को सौंप रखी थी। वह मछलियों की रखवाली भी करता था और मालिक की गाड़ी भी चलाता था। यह बात अक्टूबर 2019 की है। राजनीति के मंझे खिलाड़ी भरत दिवाकर ने पत्नी नमिता से छुटकारा पाने की ऐसी योजना बना रखी थी कि किसी को उस पर शक ही ना हो सके। उसने ऐसा जाल इसलिए बिछाया था ताकि उसका राजनीतिक कैरियर बचा रहे। इसके बाद उसने पत्नी को विश्वास में लेना शुरू कर दिया। भरत ने नमिता को यकीन दिलाते हुए कहा, नमिता, बीते दिनों जो हुआ उसे भूल जाओ। अब से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जहां हमारे अलावा चौथा कोई नहीं होगा। जो हुआ अब वैसा कभी नहीं होगा। इसीलिए मैंने घर वालों से दूर होकर यहां अलग रहने का फैसला किया है। पति की बातें सुनकर नमिता की आंखें भर आई। दरअसल भरत चाहता था कि नमिता उसके बिछाए जाल में चारों ओर से घिर जाए। अपने मकसद में वह कामयाब भी हो गया था। भोली भाली नमिता पति के छलावे को नहीं समझ पाई थी। अपनी योजना के अनुसार भरत ने 14 जनवरी 2020 को बेटी तान्या को बड़ी साली के घर पहुंचा दिया। रात 8 बजे के करीब भरत नमिता से बोला, एक दोस्त के यहाँ पार्टी है। पार्टी में शहर के बड़े बड़े नामचीन लोग शामिल हो रहे हैं। तुम भी अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। बहुत दिन से मैंने तुम्हें कहीं घुमाया भी नहीं है। आज पार्टी में चलते हैं। यह सुनकर नमिता खुश हुई। वह फटाफट तैयार हो गई। रात करीब 9 बजे दोनों अपनी कार से मुलायम नगर की एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे। वहां से भरत ने मिठाई खरीदी। यहीं पर भरत से एक चूक हो गई। मिठाई खरीदते समय उसकी और नमिता की एक साथ की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यही नहीं, वहां से निकलने के बाद दोनों ने एक होटल में खाना भी खाया। वहां भी खाना खाते समय दोनों सीसीटीवी में कैद हो गए। इसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस की जांच को गति मिली थी। बहरहाल खाना खाने के बाद भरत और नमिता होटल से निकले। भरत ने ड्राइवर राम सेवक को इशारों में संकेत दिया कि कार बरुआ सागर बांध की ओर ले चले। मालिक का इशारा पाकर उसने यही किया। राम सेवक कार लेकर सुनसान इलाके में स्थित बांध की ओर चल दिया। भरत और नमिता कार की पिछली सीट पर बैठे थे। गाड़ी जैसे ही शहर से दूर सुनसान इलाके की ओर बढ़ी तो निर्जन रास्ते को देख नमिता को पति पर शक हुआ, क्योंकि उसने पार्टी में जाने की बात कही थी। नमिता ने जैसे ही सवालिया नजरों से पति की ओर देखा तो वह समझ गया कि नमिता खतरे को भांप चुकी है। आखिर उसने चलती कार में ही अपने मजबूत हाथों से नमिता का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। योजना के मुताबिक भरत ने पहले से ही कार की पीछे वाली सीट के नीचे एक प्लास्टिक का बड़ा बोरा रख लिया था। यही नहीं, बरुआ सागर बांध में लाश ठिकाने लगाने के लिए दिन में ही एक नाव की व्यवस्था भी कर ली थी। इस काम के लिए भरत ने हरिहरपुर निवासी नाव मालिक राम सूरत से एक नाव की व्यवस्था करने के लिए कह दिया था। बदले में उसने राम सूरत को कुछ रुपए एडवांस में दे दिए थे। राम सूरत ने भरत से नाव के उपयोग के बारे में पूछा तो उसने डांटकर चुप करा दिया था। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। लाश ठिकाने लगाने के लिए भरत रात 12 बजे के करीब कार लेकर बरुआ सागर बांध पहुंचा। बांध से कुछ दूर पहले राम सेवक ने कार रोक दिया। दोनों ने मिलकर कार में से नमिता की लाश नीचे उतारी और उसे बोरे में भर दिया। फिर बोरे के मुंह को प्लास्टिक की एक रस्सी से कसकर बांध दिया। उसके बाद बोरे के एक सिरे को भरत ने पकड़ लिया और दूसरा सिरा रामसेवक ने पकड़ लिया। दोनों बोरे को लेकर नाव के करीब पहुंच गए।
वहां दोनों ने एक दूसरे बोरे में करीब 1 क्विंटल का बड़ा पत्थर भर दिया, जिसे लाश की कमर में बांध दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लाश उतराकर पानी के ऊपर ना आने पाए और राज हमेशा के लिए पानी में दफन होकर रह जाए। भरत दिवाकर और राम सेवक ने दोनों बोरों को उठाकर नाव में रख दिया। फिर दोनों नाव में इत्मीनान से बैठ गए। नाव की पतवार राम सेवक ने संभाल रखी थी। कुछ ही देर में दोनों नाव लेकर बीच मझधार में पहुंच गए, जहां अथाह गहराई थी। भरत ने राम सेवक को इशारा किया कि लाश यहीं ठिकाने लगा दी जाए। इत्तफाक देखिए, जैसे ही दोनों ने लाश नाव से गिरानी चाही, नाव में एक तरफ अधिक भार हो गया और वह पानी में पलट गई। नाव के पलटते ही लाश सहित वे दोनों भी पानी में जा गिरे। राम सेवक तैरना जानता था, इसलिए वह तैरकर पानी से निकल आया और बांध पर खड़े होकर मालिक भरत की बाट जोहने लगा। घंटों बीत जाने के बाद जब वह पानी से बाहर नहीं आया तो राम सेवक डर गया कि कहीं मालिक पानी में डूब तो नहीं गए। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह अपने घर लौट आया और इत्मीनान से सो गया। अगली सुबह यानी 15 जनवरी को उसने भरत की छोटी बहन सुमन को फोन करके भरत के बरुआ सागर बांध में डूब जाने की जानकारी दिया। इधर बेटी के अचानक लापता होने से परेशान पिता यशवंत सिंह ने भरत दिवाकर को आरोपी मानते हुए भरतकूप थाने में शिकायत दर्ज करा दिया। बाद में बरुआ सागर बांध से नमिता की लाश पाए जाने के बाद पुलिस ने भरत दिवाकर और राम सेवक निषाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दिया। घटना के 9 दिनों बाद उसी बरुआ सागर से भरत दिवाकर की भी सड़ी गली लाश बरामद हुई, जो भोली भाली पत्नी नमिता की हत्या को राज बनाना चाहता था। प्रकृति ने भरत दिवाकर को अपने तरीके से अनोखी मौत देकर नमिता को हाथों हाथ इंसाफ दे दिया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।